स्क्रीन दिखाई दे रही है? हमारी आवाज आ रही है आपको? जी मैम। यस मैम। ओके, कहाँ तक आए थे? याद आ रहा है कुछ? देखिए पिक्चर क्लियर हो रहा होगा आपको, एक एक चीज आपको याद दिलाने का प्रयास है हमारा। बोलते जाइए आप लोगों में से, यदि आपको किसी को आता है कि नहीं मैम हम बताना चाहते हैं कहाँ तक आए थे, तो आप लोगों का स्वागत है। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट बताया था किसी को कल, प्लीज़ आप ले लीजिएगा, जितने बच्चे बाद में ज्वाइन होते हैं उनका भी। देखिए मैम लेक्चर के एंड में स्क्रीनशॉट लेना है क्या बिलू? नहीं, एंड में ले लीजिएगा बेटा, है ना, मतलब एंड तक सब बच्चे जुड़ जाते हैं। हो यस मैम। देखिए ये लकड़ी भी आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे दुखी का चेहरा, किस प्रकार से वो कुल्हाड़ी हाथ में लेकर बैठ गया है। यहाँ तक हम आए थे। दुखी सोचता है कि बाबा ने यह गांठ कहाँ पर छोड़ दी थी, और यह फाड़े नहीं फटती हैं, कहीं दरार भी तो नहीं पड़ती है। मैं कब तक इसे चिढ़ता रहूंगा? अभी घर में 100 काम पड़े हैं। कार परियोजन का घर है, मतलब कार्य का घर है, जैसे शादी का कार्य चल रहा है तो उस शादी के कार्य का घर है, ऐसा उनका कहना है। एक न एक चीज घटी रहती है, पर इन्हें इसकी क्या चिंता। चलूं तब तक मैं गुस्साए उठा लूं, कह दूंगा बाबा को आज तो लकड़ी नहीं फटी, कल आकर मैं फाड़ दूंगा। देखिए हम यहाँ तक आए थे, हमने आपको इसके पूर्व भी बताया था कि जैसे हिम्मत होनी चाहिए कहने की हमारे दुखी के रूप में, लेकिन दुखी किसी भी तरीके से पंडित जी के साथ बात नहीं करना चाहता, क्योंकि साइड जो निकालवानी है उनसे, तो वह उससे गांठ नहीं फटती है, जिस कारण वह जुआ उठाता है। हमने आपको कल की तासिका में भी बताया था कि जुआ किसे कहते हैं। भूसा को ढोने के लिए जो प्लास्टिक का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, आप यदि किसान की बेटी होगी तो आपको पता होगा कि किस प्रकार से वो भूसे को ढोया जाता है। तो खलियान जो है, मतलब जहाँ से वो भूसा ढोना है, तो 2 फरलांग से कम रहता, मतलब 2 फीट से कम रहता। अगर जोआ खूब भरकर लाता तो काम जल्दी खत्म हो सकता था, लेकिन वो अकेले से जोआ थोड़ी उठाया जाता। तो लेकिन फिर जोआ को उठाता कौन? भरा हुआ जुआ अकेले उससे न उठ सकता था, इसलिए थोड़ा थोड़ा लाता था। 4 बजे कहीं भूसा खत्म हुआ, पंडित जी की नींद भी खुली, मुंह हाथ धोया, पान खाया और बाहर निकले। देखा तो दुखी जोवा सिर पर रखे सो रहा है। जोर से बोले, अरे दुखिया तू सो रहा है? लकड़ी तो अभी जो की त्यों पड़ी हुई है, इतनी देर तू क्या करता रहा? मुट्ठी भर डोसा ढोने में संझा करा दी, उस पर सो रहा है, उठा ले कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल। अब देखिएगा कि जब उसने पूरा भूसा जो है वो भर दिया जहाँ पर धोने के लिए बोला था, तो उसने वह काम तो कर लिया, लेकिन उस काम को करने के पश्चात भी गार्ड को नहीं फोड़ा था। तो गार्ड को अंजाम देने के लिए पंडित जी अब उस पर बहुत जोर से चिल्ला रहा है और कह रहा है कि तू यहाँ पे सो रहा है, और तूने तो केवल मुट्ठी भर वो भूसा था, उसे ढोते ढोते पूरी संध्या करा दी, मतलब पूरी शाम करा दे, और उस पर तुम सो रहा हो। तो उठा ले कुल्हाड़ी। अब वो कहता है कि चल उठाए कुल्हाड़ी और लकड़ी फाड़ डाल।
तुझसे जरा सी भी मतलब देखिए कि किस प्रकार से वह अब उसने उठा ली है और कितने दुबले पतले उसके हाथ दिखाई दे रहे हैं, चेहरे पर झुर्रियाँ, लकड़ी नहीं फटती हैं, फिर शायद भी वैसे ही निकलेगी, मुझे दोष मत देना। देखिएगा कि यहाँ पर पंडित जी का जो वक्तव्य है, वास्तविक तौर पर देखा जाए तो पंडित जी का जो वक्तव्य होता है वो कैसा दिखेगा कि किस प्रकार से व्यक्ति काम नहीं करेगा। यदि वह दुखी काम नहीं कर पाएगा तो निश्चित ही तौर पर कहीं न कहीं यह बताने के लिए लोलुप हो जाता है कि यदि तूने मेरा काम नहीं किया तो मैं तुम्हें अच्छी साइट नहीं दूँगा, अच्छी डेट नहीं निकलवा दूँगा, और अच्छी डेट नहीं निकली तो फिर मुझे दोष मत देना। शायद उसमें उस साइट में कोई न कोई रखा होगा, उस डेट के हिसाब से शुभ दिन होता है, अशुभ दिन होता है, उस हिसाब से यहाँ पर बताने का प्रयास प्रेमचंद जी का चल रहा है। लकड़ी उससे नहीं फटती और फिर शायद भी वैसी नहीं निकलेगी, मुझे दोष मत देना। और इसी से कहा कि नीचे के घर में खाने को हुआ और उसकी आंख बदले। अब दुखी ने फिर से कुल्हाड़ी ली और जो बातें पहले से सोच रखी थी वो सब भूल गया। कौन सी बात सोची थी? उसने यह सोचा था कि यह गांठ जो है मैं कल आकर फाड़ दूंगा, यह कहूंगा मैं पंडित जी से, कह नहीं पाया। देखिए किस प्रकार का वर्णन, किस प्रकार का जाति भेद उस जमाने में हुआ करता था। और स्वाभाविक तौर पर उसका जो पीठ था वह पीठ में धंसा चला जा रहा था। आज सवेरे जलपान तक न किया था, अवकाश ही न मिला, मतलब ब्रेकफास्ट भी नहीं किया उसने, ऐसे ही चलाया। उठना भी उसे पहाड़ जैसा मालूम होता था, जी डूबा जाता था, पर दिल को समझा कर उठा। पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश ही हो जाए। देखिए किस प्रकार से बेटियों की साइट निकलवाने के लिए अपने पापा को क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं, वो भी हम लोगों ने देखा। किस प्रकार पापा कौन सा उत्तरदायित्व करते हैं हमें पता नहीं है, लेकिन इस बात का प्रतीक हम सभी लोगों को अब मिल रहा है कि जैसे उस जमाने में हुआ करता था साइट निकलवाने के लिए, शायद आज भी हम लोग पंडित जी पर उतना ही विश्वास रखते हैं, उतने ही विश्वास के साथ हम लोग पेश आते हैं जितने कि प्राचीन जमाने में प्रेमचंद जी के युग में हुआ करते थे। आज भी हम साहित्य निकलवाने के लिए पंडित जी के ही पास जाते हैं, लेकिन आज की हमारी स्वतंत्रता, हमारे माता पिता की स्वतंत्रता हमें इस प्रकार के कार्यों को करने के लिए मजबूर नहीं करते, बल्कि वह पैसों के रूप में अब परिवर्तित हो गई है। उस जमाने में काम करवा लेते थे तो आज के जमाने में पैसे ले लेते हैं। तो मतलब देखिएगा कि कार्य तो वही है लगभग, आज आपने पैसे दे दिए तो वही पैसों से पंडित जी किसी एक दूसरे व्यक्ति को काम पर लगा देंगे, पैसे दे देंगे। लेकिन किस प्रकार से हम लोग ये देख चुके हैं कि उसका जो पेट है, पेट और फीट दोनों एक सी हो रही है, क्योंकि उसने जलपान भी नहीं किया, कुछ खाना भी, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अवकाश ही नहीं मिला ना उसे। और उठना भी उसे पहाड़ जैसा मालूम होता था। मतलब देखिएगा कि एक मिनट, इन बच्चियों को एडमिट करवा देते हैं, वेटिंग रूम में है कब से। हाँ, तो जैसे ही पेट उनका पीठ में दस्ता चला जा रहा है तो उसने सवेरे जलपान भी नहीं किया और स्वाभाविक तौर पर अब उससे उठा ही नहीं जा रहा है, क्योंकि सुबह से लेकर अब तक वह निरंतर रूप से कर्म करते आ रहा है, काम ही करते रहा है। और पंडित जी है कि पंडित जी उनसे काम लेना जानता है, पर पंडित क्या कहता है, देखिए जी डूबा जाता था पर दिल को समझाया और उठा। दिल को समझा देता है कि नहीं, मुझे तो काम करना ही होगा, यदि मैं काम नहीं करूँगा तो फिर नहीं कर पाऊँगा आगे, मेरी बेटी की शादी अच्छे नहीं निकलेगी, मेरे बेटी की ज़िंदगी अच्छे से नहीं कटेगी। और फिर वह जुट जाता है अपने काम के लिए। बात-बात में उसे याद आ जाती है खाने की, लेकिन खाना नहीं खा पाता क्योंकि उसके पास वो कुछ भी लेकर नहीं गया था। और अब देखिए कि जब पंडित जी की बात करते हैं तो पंडित है, कहीं साइड ठीक न विचारे तो फिर सत्यानाश हो जाए, इस डर की वजह से वो कुछ भी नहीं कह पाता। और अभी तो संसार में इतना मान है, मतलब अभी भी पंडित जी की बातों को यदि हम लोग नजरअंदाज करते हैं तो ये नहीं चल पाएगा। हमें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में पंडित जी की उन बातों को आत्मसात करना ही होगा।
और जिसे चाहे वो बिगाड़ दे। मतलब साहित्य का ही तो सब खेल होता है, डेट का ही तो खेल होता है ना। मतलब यदि डेट अच्छी होती है तो डेट अधिक शुभ दिन होता है, और अशुभ दिन होता है तो शुभ के हिसाब से और अशुभता के हिसाब से यहाँ पर बातें बताई गई है कि यदि गलत ही तारीख दे दी, अशुभ तारीख दे दी तो फिर मेरे बेटे की पूरी जिंदगी का सत्यानाश हो जाएगा। कैसे जी पाएगी वह, कैसे होगी उसकी शादी, पता नहीं किस व्यक्ति के साथ होगी, किस तरीके से वह व्यक्ति होगा, और तारीख पर ही डिपेंड करता है। तो वो साहित्य निकालना अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। और जब साहित्य का तो सब खेल है, जिसे चाहे वो बिगाड़ दे, पंडित जी के हाथों में होता है। पंडित जी काट के पास आकर खड़े हो गए और बढ़ावा देने लगे, हाँ मार कस के। अब देखिए कि जब हमारे दुखी के हाथों में बल ही नहीं है, बलहीन हो गया है, पर फिर भी पंडित जी उससे कहता है कि हाँ मार कस के मार, और कस के मार। अब देखिए कि किस प्रकार से वह पंडित जी को गांठ बात बीच बीच में कहता है कि मार कस के मार, कस के मार, अबे जोर से मार। अब देखिए क्या कहता है, अब वो बीच बीच में कहता है कि हाथ नहीं चल रहे हैं, तो तेरे हाथ में तो जैसे दम ही नहीं है। दम कहाँ से आएगा यार, कुछ खाया होगा तो दम आएगा, लेकिन कुछ खाया ही नहीं है तो कैसे दम आएगा। लगा कस के। खड़ा सोचने क्या लगता है, अब क्यों खड़ा हो रहा है, हाँ बस फटाई जाती है, दे उसे दरार में। अब तो दरार नहीं थी, अब तो दरार भी आ गए। दुखी को अपना कोई होश न था, न जाने कौन सी गुप्त शक्ति उसके हाथों को चला रही थी। वह थकान, भूख, कमजोरी, मानो सब कहीं पर भाग गई। यही है दोस्तों, हमने आपको बताया आपके मम्मी पापा आपके लिए कितना परेशान होते हैं, शायद ही आपको इसका अंदाजा नहीं है। तो देखिए कि आपके मम्मी पापा के साथ आपका बर्ताव कैसे होना चाहिए। हम आपको बीच बीच में आपको संस्कार डालना चाहते हैं आप में संस्कार नहीं है बिल्कुल, हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बट आप में और अधिक निखार लाना है, आपके पर्सनालिटी को डायनेमिक बनाना है। लेकिन डायनेमिक पर्सनालिटी केवल बुद्धि से नहीं बनेगी बेटा, संस्कारों से बनेगी। और ये जो संस्कार होते हैं, ये संस्कार किसी किताबों में नहीं मिलेंगे, आपको आपके जीवन के अनुभवों से मिलेंगे। और स्वाभाविक तौर पर ये जीवन के जो अनुभव होते हैं, ये जीवन के अनुभव आपके घर में रहने वाले आपके माता के साथ, पिता के साथ, आपके घर में रहने वाले दादा दादी के साथ, उनके उत्तरदायित्व के साथ आपको पनपने लगेंगे। तो देखिए कि यहाँ पर रहने वाला पिता कितना मजबूर हो जाता है, उसकी थकान, उसकी कमजोरी पता ही नहीं चल रहा है, लेकिन वो निरंतर रूप से कर्म करने के लिए लोलुप हो रहा है। उसे अपने बाहुबल पर स्वयं आश्चर्य हो रहा था। उसके हाथों में शक्ति नहीं थी, पर पता नहीं उसके हाथों में कहाँ से शक्ति आ गई। उसकी थकान चली गई, उसकी भूख चली गई, उसकी कमजोरी चली गई, और वह एक बाहुबली के माध्यम से, जिस प्रकार से बाहुबली होता है ना, मतलब सब स्ट्रॉन्ग मैन होता है, सुपरमैन होता है, तो बस सुपरमैन की तरह वो अपना कार्य करने लग गया। और एक एक चोट उसके वज्र की तरफ पड़ती थी, और आधे घंटे तक वह इसी उन्माद की दशा में अपना हाथ चलाता रहा, यहाँ तक कि लकड़ी बीच से फट गई और दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर गिर पड़ी, और इसके साथ वह भी चक्कर खाकर गिर पड़ा। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे गया। देखिए बेटा, कितनी बड़ी यथार्थ भरी चीज यहाँ पर बताने का प्रयास है। शरीर पर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सुबह से उसके शरीर में कुछ भी नहीं खाया हुआ है, ऐसा इंसान दिन भर काम करते रहा है, और जब दिन भर काम करते चला आ रहा है, लकड़ी उससे फटती नहीं है, लेकिन मार, जोर से मार, अभी साले क्या तुम्हारे हाथों में दम नहीं है। इस प्रकार के वक्तव्य को जब पंडित जी के माध्यम से वो सुनता है, पता नहीं बाहुबली के जैसा साहस, शक्ति उसमें विराजमान हो जाती है, और वही शक्ति के साथ उस लकड़ी को वो फोड़ देता है, उसकी काट को फोड़ देता है। कुल्हाड़ी बीच में तो वो फट जाती है, दुखी के हाथ से कुल्हाड़ी छूट कर नीचे चली जाती है, और हमारा जो दुखी है वह चक्कर खाकर गिर पड़ता है। भूखा प्यासा थका हुआ शरीर जवाब दे देता है। डू यू अंडरस्टैंड? क्या आपको यहाँ तक समझ में आया? आपकी आज्ञा हो तो हम लोग आगे बढ़े, अदरवाइज हम लोग जी मैम। डू यू अंडरस्टैंड? सब बच्चे बहुत अच्छे से समझ रहे हैं? क्या आप सभी लोग इसे समझते हो? यस मैम। ओके, हम लोग आगे बढ़े। यस मैम। ओके, यस मैम।
पंडित जी अब Yes, पुकार next. रहे हैं और इसको 2-4 हाथ और लगा दे। अब देखिएगा कि अ, उसका जो शरीर है वो ऑलरेडी जवाब दे चुका है, थका हुआ है, भूखा प्यासा उसका शरीर अब जवाब इसी प्रकार से दे चुका है कि उसे अब इन सभी कार्यों में कुछ इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसका शरीर थक गया है पूरी तरीके से। और पंडित जी पुकार रहा है, इसके 2-4 हाथ और लगा दे, पतली पतली चैलिया हो जाए। मतलब देखिए कि जब उस लकड़ी को, उस गांठ को, बड़ी सी गांठ थी, उसे फोड़ने का प्रयास कर रहे थे, फट नहीं रही थी, कितने भक्त उस पर अपने हाथ आजमा चुके थे, लेकिन जब पंडित जी के कहने के अनुरूप हमारे दुखी ने अपना हाथ चलाया, उस गांठ के 2 हिस्सों में उसे बांट दिया गया। अब पंडित जी यह चाहते कि उसकी छोटी छोटी चैलियां करवाते, ताकि वो चूल्हे में बहुत अच्छे से तुरंत डाल दिया जाए और उसके साथ खाना भी पक जाए। लेकिन दुखी न उठा। पंडित जी ने अब उसे दिक करना उचित न समझा, मतलब दिक करना मतलब परेशान करना उचित न समझा, और भीतर जाकर बूटी छाने, शौच गए, स्नान किया और पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले। पंडिताई बाना पहनकर बाहर निकले मतलब तात्पर्य क्लीन एंड क्लियर है दोस्तों, कि पंडिताई बाना होता है जिससे वो अपने शरीर पर कुछ धारण किए हुए होते हैं। आपको पता है, आपको इसके पूर्व पंडित के वक्तव्य के बारे में, उनकी पर्सनालिटी के बारे में, उनके कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम आपको बता चुके हैं, उनकी विशेषता क्या है, कैसे वो रहते हैं, किस प्रकार से दिखते हैं, ये सारी चीजें आपसे हम शेयर कर चुके हैं ऑलरेडी। तो देखिएगा कि इस प्रकार से दुखी अभी तक वहीं पर पड़ा हुआ था, जोर जोर से पुकार रहा है, अरे क्या पड़े ही रहोगे दुखी, चलो तुम्हारे ही घर पर घर चल रहा हूँ, सब सामान ठीक ठाक कर दिया है ना। दुखी फिर भी नहीं उठा। अब पंडित जी को कुछ शंका हो गई, उसने पास जाकर देखा, पंडित जी को छू कर देखा तो दुखी अकड़ा पड़ा हुआ था। बदहवास होकर भागे और पंडिताइन से बोले, दुखिया तो जिसे मर गया। अब देखिएगा कि दुखिया की मृत्यु हो जाती है पंडित जी के घर पर। पंडिताइन हक पकाकर बोली, वह तो अभी लकड़ी चीर रहा था। पंडित जी कहता, हाँ लकड़ी चिरते चिरते ही वो मर गया, अब क्या होगा। पंडिताई ने शांत होकर कहा, होगा क्या, चमरोने में कहला भेजो कि मुर्दा उठा कर ले जा। देखिए, एक नारी होने के बावजूद भी एक संवेदनशील नहीं बल्कि एक हृदय शून्य व्यक्ति के रूप में हमारी पंडिताई आती है। कुछ भी असर उस पर नहीं हुआ है और वो तुरंत कहलवा भेजती कि जाओ, मतलब चमरोने में जो चमार का जो एरिया है, जो परिवेश है, उस परिवेश में जाकर कहलवा भिजवा दो कि मुर्दा उठा कर लेके जाए। एक ही क्षण में पूरे गांव भर में वो चर्चा हो जाती है। पूरे में ब्राह्मणों की बस्ती थी और केवल एक ही घर गौण का था, उसका जो दोस्त था, जिसके घर पर वह तम्बाकू लेने के लिए गया था, उसी के घर पर। लोगों ने उधर का रास्ता छोड़ दिया, कुएं का रास्ता उधर से ही था। पानी कैसे भरा जाए, चमार की लाश के पास से होकर पानी भरने को कौन जाए। एक बुढ़िया ने पंडित जी से कहा, अब मुर्दा फिकवाते क्यों नहीं, कोई गांव में पानी पिएगा या नहीं पिएगा। अब देखिए, वो जो पूरा परिवेश था, वह परिवेश पंडित जी का था, ब्राह्मणों का था। अब ब्राह्मणों के कुएं के पास यदि वह चमार का मुर्दा पड़ा हुआ है तो वहां की औरतें कैसे जाए पानी भरने के लिए, क्योंकि वह अपशकुन माना जाएगा। काम चलता है, पूरा काम करवा लिया हमारे इनसे, दुखी से। लेकिन अब देखिएगा कि क्या होगा, अश्रु देखिएगा कि किस प्रकार से, कितना अंतिम मोड़ हमारा किस प्रकार से चल रहा है। तो इधर अब देखिए कि किस प्रकार से गौण जो था, तो गौण ने पूरा कार्य करवा दिया। गौण कहता है चमरोने में जाकर सबसे कि पूरे खबरदार, यदि वो पूरे चमरोने में जाकर वो कहलवा देता है, सूचना देता है कि खबरदार मुर्दा उठाने मत जाना, अभी पुलिस की तहकीकात होगी। दिल लगी है कि एक गरीब की जान ले ली जाए। पंडित जी होंगे तो अपने घर के, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। अब देखिए ना कि किस प्रकार से हम यूं कहे कि कितनी निर्ममता से, है ना, कोई भी मतलब कोई दया नहीं आई, कोई सहानुभूति नहीं दर्शाई, कम से कम एक रोटी खाना दे देते, 2 रोटी खाना दे देते तो शायद हमारे दुखी की जान बच पाते। लेकिन नहीं हुआ दोस्तों, ऐसा ये जीवन की वास्तविकता है। और उस वास्तविकता का दर्शन प्रेमचंद जी ने कितनी मार्मिकता के साथ चित्रित किया है इस कहानी के जरिए। प्रेमचंद जी हमें उस परिवेश में ले जाना चाहते हैं कि वो परिवेश उस प्रकार का था जिसमें दुखी जैसे तमाम
लोगों की मृत्यु हो जाती है, किस प्रकार से वो अपनी बेटी की साहित्य निकलवाने का प्रयास करता है, और साहित्य निकलवाने के पश्चात वो उसका कार्य कैसा होता है देखिएगा। एक क्षण में वह गांव में तो पूरी खबर फैल जाती है, लेकिन गौंड सबको डांटता है और कहवा देता है कि खबरदार मुर्दा उठाने कोई गए तो। अभी पुलिस की तहकीकात होगी, क्योंकि हत्या हुई है ना हमारे दुखी की। दिल लगी है कि गरीब की जान ले ली जाए। पंडित जी होंगे तो अपने घर के होंगे, लाश उठाओगे तो तुम भी पकड़े जाओगे। मतलब देखिएगा कि एक जीवन की सच्चाई से वाकिफ करवा देने का प्रयास गौंड करता है। और इसके बाद पंडित जी पहुंच जाते हैं, पर चमरानों का कोई भी आदमी लाश उठाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि गौंड ने पूरी तहकीकात करवा ली थी। गौंड ने बता दिया था कि कोई भी लाश उठाने के लिए नहीं जाएगा। आखिरकार तब पुलिस की तहकीकात होगी, होने के पश्चात भी वहां पर कोई नहीं जाता है। और हाँ, दुखी की स्त्री और कन्या जो थी, तो देखिए किस प्रकार वो दोनों पति पत्नी के चेहरे दिखाई दिए जा रहे हैं। तो दोनों हाय हाय करती वहां पर चली आई और पंडित जी के द्वार पर आकर सिर पीट पीट कर रोने लगी। उनके साथ 10-5 और चमारिने थी। कोई रोती थी, कोई समझाती थी, पर चमार एक भी न था। पंडित जी ने चमारों को बहुत धमकाया, समझाया, मिन्नतें की, पर चमारों के दिल पर तो पुलिस का रोब छाया हुआ था। एक भी न बिनका। आखिर निराश होकर पंडित जी लौट आए। आधी रात तक रोना पीटना जारी रहा। देवताओं का सोना मुश्किल हो गया, पर लाश उठाने कोई चमार नहीं आया। और ब्राह्मण चमार की लाश कैसे उठाते हैं भला? कैसा किसी शास्त्र पुराण में लिखा है कि कहीं कोई दिखा दे? कितनी जीवंत वास्तविकता का दर्शन प्रेमचंद जी हमें कराना चाहते हैं। दोस्तों, इसके पूर्व भी हमने आपके साथ शेयर किया था कि प्रेमचंद जी का हर जो साहित्य है वो आह का साहित्य, कितनी आह निकल रही है देखिएगा दुखी के माध्यम से। इस कहानी के जरिए, कहानी के द्वारा एक पिता की मानसिकता को समझिएगा। एक पिता अपने बेटी के लिए कितना कार्य करता है, चाहे वो शादी के लिए हो, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, ये सभी चीजें आपके लिए है दोस्तों। यह मत भूलिएगा कि ये क्या हो रहा है, अपनी जिंदगी का उतार चढ़ाव किस प्रकार से चलता है। और प्रेमचंद जी ने उसी सभी दृष्टिकोण को अपनाते हुए एक पिता का उत्तरदायित्व निभाने वाला हमारा दुखी किस प्रकार से उसकी जान चली जाती है, उसकी ओर वो संकेत देने का प्रयास करते हैं। तो देवताओं का सोना अब मुश्किल हो गया। स्वाभाविक से तौर पर अब उसकी बेटी, दुखी की बेटी और दुखी की पत्नी वहां पर पहुंच जाती है, रोती है जोर जोर से। उसके साथ उसके अन्य बहनें भी आती है, मतलब जो परिवेश के लोग होते हैं वो भी आ जाते हैं वहां पर, और उसे समझाते, कोई औरत उसे समझाती, कोई जोर से रोती है। लेकिन क्या ऐसा हमने कभी देखा है, पढ़ा है, सुना है कि ब्राह्मण के घर पर किसी चमार के लाश पड़ी हुई है और खुद ब्राह्मण उठा कर लेके जाए? तो स्वाभाविक नहीं है दोस्तों, ये हो नहीं सकता है। मतलब किसी भी ये धर्म ग्रंथ के विरोध में है। तो ऐसा शास्त्र पुराण में तो कोई लिखा दिखाई नहीं देता, कहीं कोई दिखा दे। पंडिताइन ने झुंझला कर कहा, ये डायन इनो तो खोपड़ी चाट डाली, सबों का गला भी नहीं पकता। देखिए कौन सा स्टेटमेंट है। एक नारी होने के नाते, एक स्त्री होने के नाते, क्या वो स्त्री दूसरे स्त्री की संवेदनाओं को वो समझ पा रही है? निश्चित ही तौर पर नहीं दोस्तों, नहीं समझ पा रही है पंडिताइन। और पंडिताइन खुद होकर कह देती है कि इन डाइनों को, मतलब इन चुड़ैलों ने तो हमारी खोपड़ी चाट डाली रो रो कर, इसका इनका सबका गला भी नहीं पकता है। पंडित जी ने कहा, रोने दो चुड़ैलों को, कब तक रोएगी? अब देखिए, एक डायन कहती है तो दूसरा चुड़ैल कहता है, और कहते कब तक रोएगी? जीता था तो कोई बात तब न पूछता था, मर गया तो कोलाहल मचाने के लिए सबके सब वहां पहुंचे। जीवन की वास्तविकता का दर्शन दोस्तों हमें इस जगह पर होने जा रहा है कि किस प्रकार से जीवन की वास्तविकता है। देखिएगा, जीवन की वास्तविकता यह होती है कि जब हम लोग जीवित होते हैं, तब जीवित लोगों को हम उतना प्यार नहीं करते, और मृत्यु के पश्चात हम लोग श्राद्ध करते हैं। श्राद्ध का मतलब होता है श्रद्धा से दिया गया भोजन, जो जीवित व्यक्ति को दिया जाता है ना। लेकिन हम लोग अब श्राद्ध मनाते हैं कि मृत्यु के उपरांत हम लोग किसी को खाना देते हैं, दैट्स कॉल्ड श्राद्ध।
तो देखिएगा कि प्रेमचंद जी हमें यहाँ पर बताने का प्रयास करते हैं कि जब दुखी जीवित था तो जीवित दुखी को खाना दिया नहीं, उसकी ओर देखा तक नहीं, और जब देखने की बारी आती है तो मृत्यु के उपरांत किस प्रकार से ये रोना रो रही है, तो इस बात की ओर संकेत देने का प्रयास हमारे प्रेमचंद जी का है। पंडिताइन कहती है चमार का रोना मनहूस होता है। पंडित कहता हाँ बहुत ही मनहूस होता है। पंडिताइन कहती है कि अभी से दुर्गंध उठने लगी है। देखिएगा कि जब तक इस देह में प्राण होता है, आत्मा होती है, तब तक ही हमारा जो ये शरीर है वह शरीर बहुत अच्छे से रहता है। लेकिन जैसे ही इस शरीर से देह से आत्मा निकल जाती है, प्राण निकल जाते हैं, तो ये डेड बॉडी कहलाती है और उस डेड बॉडी से दुर्गंध आने लगी। अब देखिएगा कि किस प्रकार से दुखी की उस डेड बॉडी को वह कहाँ पर डालेगा। पंडित कहता है कि चमार था ससुरा के नहीं, साथ असाथ किसी का विचार है इन सबों को, मतलब कोई भी नहीं आया है ना वहां पर, उस चमार की लाश लेने के लिए कोई नहीं है। देखिए किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देता है। तो पंडिताइन कहते हैं कि इन सबों को घिन भी नहीं लगती, मतलब देखिए कि वो वहीं पर बैठे हुए हैं, रो रहे निरंतर रूप से उसके बेटी और पत्नी। तो पंडित कहता है कि भ्रष्ट है सब, रात तो किस तरह कटी मगर सवेरे भी यदि कोई चमार न आया, चमारी ने भी रो पीट कर चली गए, दुर्गंध कुछ कुछ फैलने लगे। मतलब कितनी देर तक रोना भी रोएगी ना वो, तो वह रो रो कर चली गई। अब वहां से अब देखिए कि किस प्रकार का वक्तव्य हो रहा है पंडित जी के माध्यम से, कि पंडित जी अपने पत्नी को समझाते हैं कि अब क्या किया जाए। स्वाभाविक तौर पर चमारी ने भी रो रो कर वहां से रो पीट कर चली गई, और जो डेड बॉडी से दुर्गंध आती है 2 दिनों के पश्चात अपने आप वह दुर्गंध सभी और फैलने लगती है। तो पंडित जी अब क्या काम करता है, देखिएगा पंडित जी एक रस्सी उठाता है, उसका फंदा बनाकर उसके पैरों में डालता है, फंदे को खींचता है, कस देता है, और अभी कुछ कुछ धुंधला सा था वह, मतलब देखिएगा कि किस प्रकार से वो धुंधल का दिखाई देता है। तो पंडित जी ने रस्सी पकड़कर लाश को घसीटना शुरू कर दिया और गांव के बाहर तक घसीट कर ले गए, और वहां से आकर तुरंत स्नान किया, दुर्गा पाठ पढ़ा और घर में गंगा जल छिड़क दिया। पंडित जी का घर है ना आखिरकार, तो पंडित जी के घर में तो ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो फिर उन्होंने क्या किया, दुर्गा पाठ पढ़ लिया और घर में गंगा जल भी छिड़क दिया। उधर दुखी की लाश को खेत में गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे थे। यही जीवन पर्यंत की भक्ति, सेवा और निष्ठा का मिला हुआ पुरस्कार था। दोस्तों, यहाँ पर हमारी यह जो कहानी है, देखिए किस प्रकार से उन्होंने बताने का मार्मिक प्रयास किया हुआ है कि पकड़ा कर, लाश को पकड़कर पंडित जी ले जा रहे हैं हमारा दुखी, और अंत में हमारे दुखी की लाश गिद्ध, कुत्ते और कौवे नोच रहे हैं, और जीवन पर्यंत की गई भक्ति का, सेवा का और निष्ठा का यही एकमात्र प्रयोजन था। तो दोस्तों, ये कहानी अब हमारी समाप्त हो चुकी है। अब स्क्रीन पर आपको जो कहानी दिखाई दी जा रही है उसे हम लोग अब मिटा देते हैं। स्क्रीन पर अब आप सभी लोग मौजूद होंगे, हम वो प्रबंध करवा देते हैं कि सभी बच्चे लगभग उस जगह पर होंगे स्क्रीन पर। अभी हम लोग चर्चा करेंगे आप ही की। आप सब लोग एक जैसे आपका डिस्कशन होता है ना, ग्रुप डिस्कशन मानते हुए चलेगा, उस हिसाब से हम लोग ये लेक्चर रखेंगे। लेक्चर्स के हर लेक्चर के पश्चात, कहानी के तुरंत पश्चात हम लोग डाउट सेशन होता है आपका, कि आपने कितना समझा, ये सब चीजें हम आपसे लेना चाहते हैं अभी। तो प्लीज आप आपके जैसे माइक को ऑन कर दिए, आप आपके कैमरे को भी ऑन कर दीजिए ताकि आपके प्यार भरे चेहरों को हम सभी लोग देख सकें। बीच में हम रहते हैं और आस पड़ोस में मेरी सब सहेलियां। वेरी गुड। चलिए अब आपके माइक को ऑन कर दीजिए और एक एक करके बात करना स्टार्ट कर दीजिए कि यह कहानी किसके द्वारा रचित है, आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या आपने इस कहानी को अच्छे से समझा है, और क्या आपको लगता है कि हमारे पढ़ाने का जो स्टाइल है, जैसे अलग लेक्चर्स लोग लेते होंगे तो उनका और हमारा तरीका यदि डिफरेंट है, तो आप क्या हमसे उम्मीद करते हो कि नहीं ये ऐसा नहीं, ऐसा पढ़ाना जाना चाहिए। अब यू डिस्कस इट, जो आपको लगता है। प्लीज आप सभी लोग आपके फोटो दिखाइएगा पास से, ताकि हम आपको पहचान सके जब हम लोग मिलेंगे तब।
हाँ बताते जाइए, कौन शुरुआत कहाँ से की जाए? हर्षदा से शुरुआत की जाए? यस मैम। हाँ बेटा शुरू हो जाए। सदगति कहानी किसके द्वारा रचित है बताइएगा। सदगति यह कहानी किसके द्वारा रचित है, कौन है इसके कहानीकार? मुंशी प्रेमचंद। वेरी गुड। क्या लगता है आपको इस कहानी के बारे में, कौन बताएगा? रुचिता बताएगी। ये कहानी पूरी एक दुखी चमार और उसके परिवार की, वो अपनी बच्ची के लिए क्या क्या करता है, कितने पापड़ बेलता है, ये पूरा इसमें दिखाया गया है। और पंडित जी के बारे में जो भी बताया वो बहुत सही बताया, अभी भी ऐसा देखने के लिए मिलता है। ओके ओके। और अंकिता आपको क्या लगता है कि इस कहानी के बारे में आपने क्या क्या लिया, आपकी क्या राय है इस कहानी को लेकर? कहानी में सबसे अच्छी बात कि एक पिता अपने बच्ची के लिए क्या कुछ कर सकता है, उसकी हैसियत हो या अगर ना हो, वो अपने बच्चे के लिए सब कुछ कर सकता है। इसलिए इस कहानी में दुखी ने वो सब किया जो उसके बच्चे के लिए सही था। वेरी गुड। लेकिन उस पंडित ने उसका फायदा उठाया कि वो सब काम कर रहा था बिना कुछ कहे। सोनाली आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? अभी भी प्रज्ञा है यहाँ पर जुड़ी हुई, सुलोचना, रोशनी, भरत, सालुंके, वैशाली, प्लीज आपके यदि कैमरों को ऑन करते हैं बेटा तो हम सभी को देखना चाहते हैं। प्लीज प्लीज आप आपके कैमरों को ऑन कर दीजिएगा। प्रतीक्षा भी जुड़ी हुई है, आशा जुड़ी है, उमा जुड़ी है, ममता जुड़ी है, सोनाली जुड़ी है, श्वेता, भाग्यश्री। प्लीज आई रिपीट नाउ, प्लीज आप आपके माइक को ऑन कर दीजिए, आपके कैमरों को ऑन कर दीजिए। वेरी गुड। एक नंबर भी जुड़ा है, आपका नाम के साथ जुड़ेगा बेटा नेक्स्ट टाइम प्लीज, जो भी जुड़े हो। सुलोचना है, आकांक्षा है, सोनल है, वैशाली है। हाँ मेरा एक सिंपल सा सवाल है बेटा, सारे आप लोग है ना, आपके कैमरों को ऑन कर दीजिए। सवाल है आपसे किया जा रहा है कि क्या आपको जो कहानी जिस रूप से पढ़ाई जा रही है क्या आपको समझ में आ रही है? यस मैम। हाँ मैम। किसी को कोई सवाल है इस कहानी के बारे में? आप लोग डाउट सेशन चल रहा है बेटा, आप लोग डिस्कस भी कर सकते हैं। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो आप लोग प्लीज डिस्कस इट। मैम सीधा मतलब वो हम ब्राह्मणों को सप्त धान्य देते वो क्या? यस 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 वही, उसे ही सीधा कहा जाता है। मैम सराय मीन्स, हाँ जी। सराय वो पंडिताइन कहती है पंडित जी से कि कोई भी चला आता है अपने घर में कि अपना घर है, बामन का घर है या सराय, तो मैं सराय मीन्स जैसे हर किसी व्यक्ति के लिए नहीं बना हुआ है ना? जैसे आश्रमशाला होती है ना, आश्रम गृह में सब लोग चले आते हैं, वैसा हमारा घर नहीं है, पंडित जी का घर है, एक विशेष तौर पर इस रूप में। और हाँ, और एक चीज आपसे डिस्कस करने की, क्या गूगल फॉर्म आप सभी लोग फिल कर रहे हो? यस मैम। हाँ, और नहीं कर रहे हो तो आपको डेट के वाइज वो फिल करना अनिवार्य है ना? जितना आपका प्रेजेंटेशन यहाँ का महत्वपूर्ण है, जितने प्रेजेंटी आपकी यहाँ की महत्वपूर्ण है, उतनी ही प्रेजेंटी आपकी गूगल क्लासरूम की होना नितांत आवश्यक है। गूगल क्लासरूम में भी जुड़िएगा, जितने लेक्चर्स हमारे हो रहे हैं उतने ही लेक्चर्स को ऐसे ही अपलोड करके हम वहां पर डाल रहे हैं, तो देखिएगा कि जो यहाँ पर होता है ना एज इट आपको वहां पर दिखने को मिलता है। क्लियर हो रहा है? एक तेजस्विनी नाम के कोई बच्चे हैं, वो भी एंटर होना चाहती है और एंटर हो चुकी है शायद। हाँ बताइए, अभी आपको यदि और कोई डिस्कस करना है कि कहानी के बारे में आपने कितना लिया तो ये डिस्कस बताते जाइए। अभी आपको क्या लगता है कि आप यदि दुखी की बेटी की जगह पर होते तो आपका उत्तरदायित्व क्या होता? क्या आप प्रतिशोध लेते पंडित जी से? यस मैम। कितने लोग हैं आप में से कि हम स्ट्रांगली उनका प्रतिशोध लेने के लिए तत्पर थे? क्या लगता है आपको?
क्या प्रतिशोध लेना उचित होता? मैम प्रतिशोध हम ऐसा ले पाते कि हम जाति का भेदभाव नष्ट कर सकते थे। ओके, ऐसे बिल्कुल सही है बेटा, आप लोग बात करते जाइए। जैसे युग की खासियत होती है, हर युग की अपनी खासियत होती है, हर अपने युग की विशेषता होती है। और युग की विशेषता उस जमाने में वैसे थी कि वो लोग बिना कुछ कहे अपना कार्य निरंतर रूप से करते जाते थे, लेकिन आज हम लोग अपने कार्य को उस समय से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आज हमारे पास वो स्वतंत्रता है, आज हमारे माता पिता के पास वो स्वतंत्रता है कि जिस स्वतंत्रता के बलबूते पर हम ये जातिगत यदि कहीं पर भी भेदभाव दिखाई देता है तो हम उन पर ऑब्जेक्शन ले सकते। इतना अधिकार आज के समय में है, उतना अधिकार उस समय के लोगों में नहीं था। हाँ, तो बेटा आप लोगों को मेरा सवाल है कि क्या आपको जिस स्टाइल से, मतलब जैसे स्क्रीन आपको दिखाई देती है और हम बात करते तो इस ढंग से समझा रहे हैं, तो क्लियर तो हो रहा है? यस मैम। हाँ मैम। इसी रूप से आपको आगे आने वाली जितनी कहानियां हैं उतनी वैसे ही पढ़ानी है, या ब्लैक बोर्ड और स्टडी मटेरियल आपका कुछ डिफरेंट होना चाहिए? क्या लगता है आपको? नहीं मैम, नहीं मैम, अच्छा है, यही सही है। ओके, ठीक है, डन। तो इसके संदर्भ में और कोई चर्चा करनी है आपको? सोनल है, ममता है, वैशाली है, शिवानी है, तो क्या लगता है आपको इस कहानी को लेकर? आपके मतों को यहाँ पर अभिव्यक्त कीजिए। एक टेस्ट दे देंगे आज की तासिका में आपको, एक छोटा सा गूगल फॉर्म तो आप डेली फिल कर रहे हो, ऐसे ही 5 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें कि बिल्कुल सिंपली सवाल रहेंगे कि इस कहानी का मूल नायक कौन है? कौन है इस कहानी का मूल नायक? पंडित है, घासी है ना, पंडिताइन है, या दुखी है? दुखी। वेरी गुड। प्रेमचंद जी की कहानी का नाम, प्रेमचंद जी ने सदगति कहानी किसका वर्णन किया हुआ है? तो इस प्रकार के छोटे छोटे प्रश्न आपको तैयार करवा के आपके गूगल फॉर्म तक छोड़ देंगे। सभी को, जितने रेगुलर रहते हैं वह भी, और जितने नहीं रहते हैं उन सभी के लिए वो कंपलसरी रहेगा। वो एक टेस्ट होगी आपकी, हर कहानी के 50